हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जिनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये एमसीक्यूज़ जो होते हैं ये आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। जी नाइप पर ड्रग इंस्पेक्टर स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है, तो ये एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, पिलोकार्पिन इज एन एल्कलॉइड कंटेनिंग। तो पिलोकार्पिन क्या है? ये एक एल्कलॉइड है। ओके, देखिए जो आप लोग एल्कलॉइड्स पढ़ते हैं उसमें आपके आते हैं, एक तो इंडोल एल्कलॉइड्स पढ़ते हैं आप लोग, डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स है, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स है, क्विनोलिन एल्कलॉइड्स। उसमें एक आपका आता है इमिडाजोल एल्कलॉइड। क्या आता है? इमिडाजोल एल्कलॉइड है। इमिडाजोल एल्कलॉइड में आपका एक ही ड्रग पढ़ते हैं आप लोग, उसमें जैबोरैंडी। ठीक है, जैबोरैंडी जिसको पिलोकार्पस भी बोलते हैं, तो उसी का ये केमिकल कांस्टेंट होता है पिलोकार्पिन। तो इसके अंदर जो होता है रिंग पूछा है कौन सा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर देख लेंगे, आपने ऑप्शंस देख लिए होंगे अभी तक। पायराजोल दिया हुआ है, इमिडाजोल, ओक्साजोल, तो इसमें जो है हमारा पायरोल ऑप्शन है। तो इसमें इमिडाजोल जो है रिंग होता है। ओके, सिंपल जो हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है हमारा। तो ये इमिडाजोल अल्कलॉइड में आता है, तो इसमें इमिडाजोल रिंग होगा, है ना। तो पिलोकार्पिन जो होता है, तो अगर देखें कि इसका जो सोर्स है किससे ऑब्टेन होता है, तो ये जैबोरंडी से ऑब्टेन होता है। मतलब इसका जो जैबोरंडी है, इसका सोर्स होता है पिलोकार्पस जैबोरंडी, और रूटेसीज की फैमिली होती है। ठीक है, और जो ये पिलोकार्पिन जो होता है ये क्या होता है? कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है। कई बार क्वेश्चन आता है क्या ये कोलिनोमिमेटिक मतलब कोलिनर्जिक होता है, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है ये। ओके, और इसको एज अ मियोटिक ग्लूकोमा के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एज अ मियोटिक किस में यूज़ होता है? ये ग्लूकोमा के लिए यूज़ करते हैं इसको, ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में पिलोकार्पिन यूज़ होता है। ठीक है, तो पिलोकार्पिन के बारे में हम ये सारी बातें याद रखेंगे। ओके, एक हो गया, इसमें इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट है, एज अ मियोटिक ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, कोलिनर्जिक होता है, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड में आता है। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन ऑफ ए पेशेंट्स मेडिकेशन फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ आउटकम इज टर्म्ड एज। ऑप्शन देखिए, मेडिकेशन एरर, मेडिकेशन रिव्यू, हॉस्पिटल फॉर्मूलर या फार्माको विजिलेंस। तो ऑप्शन देख लीजिए, अपने आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेडिकेशन रिव्यू। नेक्स्ट है, विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड। टाइफॉइड जो होता है इसकी डायग्नोसिस के लिए बताना है कौन सा टेस्ट होता है। टाइफॉइड को क्या बोलते हैं? एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। ओके, तो इसके लिए होता है हमारा, देखिए ऑप्शन देखिए, डिक टेस्ट दिया है। डिक टेस्ट किसके लिए पढ़ते हैं आप लोग? स्कारलेट फीवर के लिए, है ना। स्कारलेट फीवर के लिए हमारा डिक टेस्ट आता है। विडाल टेस्ट बिल्कुल सही, टाइफॉइड के लिए हमारा होता है विडाल टेस्ट। टाइन टेस्ट होता है किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसके लिए आपके माउंटोक्स टेस्ट पढ़ते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट पढ़ते हैं, और ये टाइन टेस्ट भी होता है। जो शिक टेस्ट है, शिक टेस्ट किसके लिए होता है? डिप्थीरिया के लिए होता है। डिप्थीरिया जो होता है उसके लिए शिक टेस्ट और एलिक टेस्ट होता है। देखिए डिजीज़ और उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट है, और फिर डिजीज़ और उनके जो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, ये जो है मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाए हुए हैं, आपको सारी की सारी डिजीज़ और डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको एक की वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख लेना। ठीक है, एक लास्ट टाइम रिवीजन के नाम से प्लेलिस्ट बने, लास्ट टाइम रिवीजन फॉर फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशंस, इस टाइप से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें ना छोटे छोटे वीडियो बनाए हुए हैं, वहाँ से देखना आप। ओके, नेक्स्ट है, न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन बेरीज। ठीक है, बेरीज में जो न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट है वो कौन सा है? देखिए ऑप्शन देखिए, अल्फा लिपोइक एसिड, कैटेचिक इलैजिक एसिड या स्पार्टिक एसिड। तो ये आपका इलैजिक एसिड होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है जो मेलाटोनिन को सिक्रिएट करती है? तो ये होती है आपकी पीनियल ग्लैंड होती है। कौन सी? पीनियल ग्लैंड जो होती है ये मेलाटोनिन सिक्रिएट करती है। ओके, बाकी ऑप्शन देखिए, पिट्यूटरी
पिट्यूटरी को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए पिट्यूटरी जो होती है इसकी डिफरेंट डिफरेंट लोब होती हैं, एंटीरियर लोब होती है, पोस्टीरियर लोब होती है। देखिए एंटीरियर लोब जो होती है पिट्यूटरी की, उससे कौन कौन से हार्मोन, देखिए ये ग्लैंड और इनके हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पिट्यूटरी की जो एंटीरियर लोब होती है, ठीक है, इससे हार्मोन सीक्रेट होता है। ग्रोथ हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन होता है, एफएसएच होता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच लुटिनाइजिंग हार्मोन होता है, और इससे टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, और एक एसीटीएच एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये सारे हार्मोन जो होते हैं पिट्यूटरी की एंटीरियर लोब से सीक्रेट होते हैं। एक होती है आपकी पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? जो पोस्टीरियर लोब होती है उसके हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे होता है आपका कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? ऑक्सीटोसिन होता है एक तो, और एक होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन। तो ये आपके कहाँ सीक्रेट होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। कई बार क्वेश्चन आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? तो ये दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ओके, तो ये हमारा पिट्यूटरी के बारे में हो गया। थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड से T3 T4 और कैल्सिटोनिन, ये तीन याद रखना है, T3 T4 कैल्सिटोनिन सीक्रेट होते हैं। ओके, हाइपोथैलस में, थैलेमस में डिफरेंट डिफरेंट सेंटर, जैसे टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कई बार क्वेश्चन आता है कहाँ पर प्रेजेंट है? तो हाइपोथैलेमस में होता है। ओके, तो ये एक पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं जो पैराथॉर्मोन सीक्रेट करते हैं। पैराथॉर्मोन्स जो होते हैं कैल्शियम जो होता है उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं पैराथॉर्मोन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू विच एंटीबॉडी। देखिए टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शंस जो होती है उसमें आपकी एनाफाइलैक्सिस रिएक्शंस होती है आती है ना, तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व है? देखिए IgA, IgE, IgM या IgD। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, IgE जो होती है ये इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो देखिए एलर्जी जो होता है आपको एलर्जी को, इस ई को ना एलर्जी से रिलेट करके याद रखना है। ठीक है, तो एनाफाइलैक्सिस रिएक्शंस में आपकी IgE इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज वन ऑफ द लैबोरेटरीज फॉर प्रोड्यूसिंग ओरल पोलियो वैक्सीन। ओके, ऑप्शन देखिए, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कसौली में है। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, जैसे सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कहाँ है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कसौली में। सी रिक से, हम CRIK, सी रिक से ऐसे याद कर सकते हैं, मैं हमेशा ऐसे याद रखती हूँ। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है कसौली में। सेंट्रल इंडिया फार्माकोपिया लैबोरेटरी गाजियाबाद, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग IIT न्यू दिल्ली, पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कुनूर। तो आपका आंसर बताइए क्या होगा? ओरल पोलियो वैक्सीन्स के प्रोडक्शन के लिए जो लैबोरेटरी है, तो देखिए ये है आपका ऑप्शन डी, पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कुनूर। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इन। देखिए पेप्सिनोजन जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ओके, तो इसको एक्टिव करने के लिए इनएक्टिव फॉर्म से जो पेप्सिन इसकी एक्टिव फॉर्म होती है तो कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन जो होता है ये किस में कन्वर्ट होगा? पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। तो ऑप्शन में पेप्सिन दिया हुआ आपको बी में है ना, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जो पेप्सिनोजन होता है किस में कन्वर्ट होगा? पेप्सिन में, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, ऑप्शन बी हो गया। जैसे ऑल मेटल सिरिंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय विच मेथड। स्टरलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है। स्टरलाइजेशन टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिक्स में, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। इस टाइप से आते हैं ज़्यादातर कि जैसे अब ये पूछे ऑल मेटल सिरिंजेस के स्टरलाइजेशन के लिए क्या यूज़ करेंगे, जैसे टैल्कम पाउडर का पूछ लिया कई बार, और सर्जिकल ड्रेसिंग्स वाला आता है कई बार, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, इस टाइप से आते हैं। ओके, देखिए जो स्टरलाइजेशन में आप देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन पढ़ते हैं, एक होता है मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है, एक गैसेस स्टरलाइजेशन होता है, रेडिएशन स्टरलाइजेशन होता है। देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो होता है इसमें हॉट एयर ओवन यूज़ करते हैं। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में क्या यूज़ करते हैं? हॉट एयर ओवन। और इसमें जो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन होता है, वो कौन सी प्रोसेस होती है? इसमें होती है ऑक्सीडेशन या डिनेचुरेशन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में होता है ऑक्सीडेशन या डिनेचुरेशन, और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में होता है कोएगुलेशन
फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। ओके, गैसियस स्टरलाइजेशन में क्या होता है, इसमें जैसे गैस स्टरलाइजेशन में इथाइल ऑक्साइड यूज़ करते हैं तो इसमें अल्काइलेशन होता है, और जो रेडिएशन स्टरलाइजेशन में लीथल म्यूटेशन। ओके, ये चार मैंने आपको चारों के मैकेनिज्म बताए हैं, इनके ऊपर कई बार आते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन है माइक्रोऑर्गेनिज्म का वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, इस टाइप से। ओके, तो देखिए अभी आपसे पूछा सारी मेटल सिरिंजेस जो है इनके लिए क्या यूज़ करेंगे। देखिए जो मेटल की सिरिंजेस हैं या फिर ऐसे कहें कि ग्लास वेयर्स हैं, ग्लास वेयर्स के लिए पूछ ले आपसे, टैल्कम पाउडर के लिए पूछ ले, टैल्कम पाउडर्स के लिए कौन सा जो स्टरलाइजेशन का मेथड यूज़ करेंगे। ओके, तो इन सब के लिए ग्लास वेयर्स हैं, मेटल सिरिंजेस हैं, टैल्कम पाउडर, तो इनके लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ करेंगे। ओके, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में क्या यूज़ करते हैं, हॉट एयर ओवन। इसका अपरेटस अगर आप लोगों से पूछे ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का तो आप क्या कहेंगे, हॉट एयर ओवन यूज़ करते हैं इसमें। ओके, और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का अपरेटस क्या होता है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव यूज़ होते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऑटोक्लेव, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए क्या होता है, ऑटोक्लेव्स यूज़ करते हैं। ओके, और ये जो गामा रेडिएशन है, ठीक है, जो रेडिएशन स्टरलाइजेशन जो आपका आता है, ठीक है, उसमें जो आपके आयनाइजिंग रेडिएशंस में गामा रेडिएशंस आता है। ओके, इथाइलिन ऑक्साइड जो होता है इसको गैसियस स्टरलाइजेशन में यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है पैराथायरॉयड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ। तो पैराथायरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं, पैराथायरमोन्स जिनको बोलते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, तो ये कंट्रोल करते हैं किसके, मेटाबॉलिज्म को। ये बताना है तो मैंने अभी आपको बताया था, पैराथायरमोन्स जो होते हैं कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। देखिए जो पैराथॉर्मोन्स होते हैं ये क्या कराते हैं, जो बोन से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं, तो कैल्शियम के जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कराते हैं ये, ठीक है। तो अगर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, तो कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाएगा, और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा तो उससे कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, टिटैनी हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, तो इसका कैल्शियम हो गया। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सुकुलेंट फ्रूट। सुकुलेंट फ्रूट का एग्जांपल कौन सा है, सना, नक्स स्ट्रोफेंथस, एकोनाइट। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का जो सोर्स है स्ट्रैक्नोज, नक्स वोमिका होता है लोगैनिएसी फैमिली होती है, स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन प्रेजेंट होते हैं एज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, और जो इसका जो क्या सिनोनिम होता है वो कौन सा होता है, नक्स वोमिका का क्राउ फिग सीड होता है इसका सिनोनिम। ओके, और नक्स वोमिका किस में आता है, इंडोल एल्कलॉइड्स में आपका आता है। ओके, एरगट होता है इंडोल एल्कलॉइड्स में, रोवोल्फिया, नक्स वोमिका आता है आपका, विनका आता है। ओके, फाइसोस्टिग्मा आता है, ये सब आपके इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है जिसमें आपका एक नक्स वोमिका भी आता है, ठीक है। और सना किस में आता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आपका सना आता है, सना अलो रुबार्ब कैस्केरा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए आप लोग बोन ट्रैगर टेस्ट पढ़ते हैं, एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट। मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो होता है किसके लिए होता है, सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। ओके, स्ट्रोफेंथस आपको पता है कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आपका आता है। एकोनाइट जो होता है एमिनो एल्कलॉइड्स में आपका आता है। जो एकोनाइट होता है एकोनिटम नेपेलस, इसका सोर्स होता है, रेनिकुलेसी फैमिली होती है। ओके, एकोनिटीन, नियोपैलिन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एमिनो एल्कलॉइड्स में, ये आपका एकोनाइट आता है। इसका सिनोनिम होता है मोंक शूड, इसका सिनोनिम होता है एकोनाइट का। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है, विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू टेस्ट द ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया। तो अभी हमने देखा था, मैंने आपको बताया था डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट मैंने आपको बताया था। देखिए शिक टेस्ट, मोन्टोक्स टेस्ट, लेप्रोम्यून या डिक टेस्ट। डिप्थीरिया के लिए हमने शिक टेस्ट देखा था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मोन्टोक्स टेस्ट और लेप्रोम्यून टेस्ट आपका ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। ओके, और डिक टेस्ट स्कारलेट फीवर के लिए पढ़ते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट है फार्मा इंडस्ट्री वेयर फार्मा मशीनरीज आर मैन्युफैक्चर्ड आर नोन एज। देखिए एंसिलरी इंडस्ट्रीज, बल्क ड्रग इंडस्ट्री, फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री या लोन लाइसेंस इंडस्ट्रीज। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा एंसिलरी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है 12th क्रेनियल नर्व एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ टंग। ओके, तो इसमें क्रेनियल नर्व्स के ऊपर क्वेश्चन है। क्रेनियल नर्व्स टोटल 12 पेयर्स होती है ना।
कितनी होती है 12 पेयर्स। तो आपसे पूछा 12th क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ टंग, तो आपको नाम बताना है 12th क्रेनियल नर्व्स का। तो देखिए क्रेनियल नर्व्स को मैं हमेशा आपको याद कराती हूँ एक ट्रिक से, उपटा फग वाह, है ना, हमारी इससे हम याद करते हैं। ओल्फैक्ट्री ऑप्टिक, तो ओल्फैक्ट्री फर्स्ट हो गई। अगर आपसे पूछे स्मेल से रिलेटेड कौन सी है, ठीक है, जो नर्व है तो ओल्फैक्ट्री। ऑप्टिक ओक्यूलोमोटर, ठीक है, पी से पैथेटिक या फिर ट्रोक्लियर भी बोलते हैं इसको। फिर आपकी होती है ट्राइजेमिनल, फिर होती है एब्ड्यूसेंट, होती है फेशियल होती है, ठीक है, जो आपके फर्स्ट ऑप्शन में फेशियल मिला है, तो फेशियल कौन सी नंबर की, 7th नंबर की होगी, है ना। फिर है ऑडिटरी, ये 8वीं जो होती है ऑडिटरी या वेस्टिबुलो कोक्लियर होती है, ठीक है। फिर ये होती है ग्लोसोफेरेंजियल होती है। फिर वैगस, कई बार क्वेश्चन आता है 10th क्रेनियल नर्व कौन सी है, तो ये वैगस होती है। फिर आपकी होती है स्पाइनल एसेसरी या एसेसरी स्पाइनल बोल दीजिए। फिर आपकी लास्ट हो गई 12th हाइपोग्लोसल, तो आपका आंसर हो जाएगा को क्या, हाइपोग्लोसल नर्व होती है, ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। हाइपोग्लोसल जो है 12th क्रेनियल नर्व होती है एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ टंग, ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट है सिफिलिस इज द एसटीडी कोज्ड बाय, ठीक है, सिफिलिस जो होता है किस में आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है। सिफिलिस का इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है ट्रिपोनिमा पैलिडियम, एसटीडी में आती है सिफिलिस, इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म हो गया आपका ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। ओके, देखिए क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी जो होता है टिटैनस कोज करता है, और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो होता है फूड पॉइजनिंग कोज करता है। ओके, नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय, देखिए ग्रोथ हार्मोन मैंने आपको बताया एंटीरियर पिट्यूटरी से जो होते हैं आपके जो आते हैं हार्मोन, उसमें ग्रोथ हार्मोन हो गया, FSH था मैंने आपको बता दिया अभी प्रीवियस जो पहले क्वेश्चन आया था उसमें आप देख लेना। ओके, तो एंटीरियर पिट्यूटरी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है कोजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर वूपिंग कफ, वूपिंग कफ को पर्टूसिस भी बोलते हैं। ओके, तो इसका कोजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बैसिलस पर्टूसिस, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, और ये ट्रिपोनिमा पैलिडियम हमारा हो गया एसटीडी, जो इस एसटीडी जो सिफिलिस जो होती है ना, सिफिलिस का कोस्टिव ऑर्गेनिज्म है ट्रिपोनिमा पैलिडियम, सिफिलिस किस में आता है, एसटीडीज में आती है। ओके, क्लोस्ट्रिडियम टिटैनियम दिया ऑप्शन, विब्रियो कोलेरा। ओके, नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय एडिनो हाइपोफाइसिस, देखिए एडिनो हाइपोफाइसिस का मतलब होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब आपका क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया मेरे हिसाब से। एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। अगर क्वेश्चन इस टाइप से आए तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, अभी आप बिल्कुल सिंपल इजी तरीके से इसका आंसर कर सकते हैं। तो एडिनो हाइपोफाइसिस से ग्रोथ हार्मोन होता है हमारा, प्रोलैक्टिन होता है, ऑक्सीटोसिन नहीं होता है, FSH होता है। ऑक्सीटोसिन तो किससे होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, है ना, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सिंपल है, ये ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस इंक्लूड एक्सेप्ट, तो सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करते कौन कौन सी होती है, पेनिसिलिन्स होती है, सिफेलोस्पोरिन्स होती हैं, और बताइए वैनकोमाइसिन होती है, बेसिट्रासिन होती है। ओके, अभी ऑप्शन देखिए सिफेरोक्सिन जो आपके सिफेलोस्पोरिन्स में आती है, सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स में आपकी सिफेरोक्सिम आती है। ओके, इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में आती है, तो ये सेल वॉल पे एक्ट नहीं करती, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। ओके, वैनकोमाइसिन आपका आ जाएगा सेल वॉल पे एक्ट करते, बेंजाइल पेनिसिलिन भी पेनिसिलिन है, ये भी सेल वॉल पे एक्ट करती है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। आपको एक्सेप्ट पूछा है तो ऑप्शन बी आपका इरिथ्रोमाइसिन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है जंक्शन बिटवीन टू नर्व इज कॉल्ड साइनेप्स, गैंग्लियन, डेंड्राइट्स एंड प्लेट। ओके, अभी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।